हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज के इस सेशन में जो भी हमारे सीयूटी पीजी एस्पिरेंट हैं और उसके साथ साथ आईआईटी एस्पिरेंट हैं, सभी के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ड्यू टू यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उन सारे फार्मूलेज के बारे में बात करेंगे। और इस सेशन में आप सभी को, जैसे कि एग्जाम में आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस वाले क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे आप लोग गलती करते हैं। उन सारे एक्सेप्शनल केसेस को हमने यहाँ पे समराइज किया है और आप सबके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप सभी लोग उसको आसानी से देख करके एक बार देख लें। अगर इस सेशन को अगर आप देखेंगे एग्जाम में जब भी जाइए इस सेशन को जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो कम से कम नहीं तो 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आप सबको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे फार्मूले को समराइज किया है और उसके साथ साथ जो भी एक्सेप्शनल केसेस हैं उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज किया है। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज आप सभी लोग एक काम करिएगा, इस टॉपिक को यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसे अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसमें छोटे छोटे शब्दों में, ताकि इसको जब भी एग्जाम में कहीं भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए इस टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फार्मूले जो ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं इन वन वीडियोज में। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जो कि हमारे बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारा बोर मॉडल से। तो बोर मॉडल में जैसे कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं, रेडियस के क्वेश्चंस आते हैं, वेलोसिटी के क्वेश्चंस आते हैं और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी निकालने के लिए फार्मूले पूछे जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो बोर मॉडल बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बोर मॉडल से हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वे बनते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल हमारे जनरली अप्लीकेबल भी है, जैसे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम डबल प्लस के लिए और बेरियम ट्रिपल प्लस के लिए। तो यहाँ पे जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं सारे फार्मूलेज यहाँ पे इन्हीं चार एलिमेंट जो कि हमारे पास प्लस वन, यानी जिसके पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उन्हीं के लिए अप्लीकेबल होता है। तो यानी अगर आपको रेडियस निकालना होता है, क्वेश्चन आता है रेडियस निकालने के लिए, तो आप जनरली ये फार्मूला यूज करेंगे 0.529 इंटू यानी स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का रेडियस निकालते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं सेकंड फार्मूले की बात करूं तो सेकंड फार्मूला हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी के लिए 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन एन, यहाँ पे इंटू जेड। जेड हमारा क्या है और एन क्या है। एन हमारा जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो इसे हम बोर ऑर्बिट बोलते हैं, बोर ऑर्बिट बोलते हैं। क्वेश्चन में ऐसे मेंशन रहता है बोर ऑर्बिट के फॉर्म में, बोर ऑर्बिट। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो जो जेड होता है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है। बस आप हर जगह नंबर ऑफ ऑर्बिट या बोर ऑर्बिट हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उसे आप मेंशन करिए और आप तुरंत फार्मूला लगाइए, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। और आसानी से आपका जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं विद इन सेकंड आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसके नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्दर आप देख पा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बहुत बार पूछी जाती है, फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी कितनी होती है, -13.6, क्योंकि वहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एटम के केस में बात करेंगे तो जेड भी हमारा 1 है, एन भी हमारा 1 है, तो उस केस में हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट सेल के लिए -13.6 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो उस केस में आप लोग देखते हैं क्या कि जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आते हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, पी फंड सीरीज। तो उसमें हम जब भी वेवलेंथ निकालना होता है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे आर एच क्या है, आर एच हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट है, रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर 1 अपॉन आर की बात करें, 1 अपॉन आर एस की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। इस फार्मूले को आप लोग यूज करके आप आसानी से, जो इतनी बड़ी वैल्यू दी गई है, इसको अगर नहीं यूज करना है तो आप एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में ये फार्मूला यूज करके आप आसानी से किसी का भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। N1 क्या है, N1 हमारा जो है ग्राउंड स्टेट है और N2 हमारा
एक्साइटेड स्टेट, यानी जहां से हमारा ट्रांजिशन होकर के वापस आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम जनरली कुछ इस तरीके से बात करते हैं, N1, N2, N3, हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं यहाँ पे N3, N4। यहाँ पे हमारा इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है इस तरीके से, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हमारा N इक्वल टू 1 पे अगर आता है तो हम उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और यहाँ पे अगर हमारा आता है तो बाल्मर सीरीज, N इक्वल टू 2 पे आता है तो बाल्मर सीरीज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है। तो यहाँ पे इस केस में हम N1 की जो वैल्यू है, जैसे लाइमन सीरीज के लिए अगर बात कर देगा तो N1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? N1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी लाइमन सीरीज के लिए। अगर बाल्मर सीरीज होगा तो N1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। पास्चन सीरीज होगा तो N1 की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। और बाकी जहाँ से ट्रांजिशन वापस हो रहा है ये हमारा एनर्जी डिफरेंस है। तो यहाँ पे एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एनर्जी पूछे या वेवलेंथ पूछे, अगर आपका वेवलेंथ निकल गया तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा से। तो यानी अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चल जाए, क्योंकि ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। इस बिहाफ पे भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फार्मूला लगाइए, जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इंटू अपॉन 2n स्क्वायर। इस फार्मूले को लगा करके सीधा सीधा आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। आपको इधर उधर एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इस फार्मूले को अप्लाई करिए, काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर भी पता है, बोर ऑर्बिट भी पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही आसानी से इस फार्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, जेड स्क्वायर इंटू, तो यहाँ पे साइन ध्यान दीजिएगा, साइन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इंटू 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी डिफरेंस अगर किसी केस में निकालने की बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल करिएगा। तो इस फार्मूले को इनिशियल माइनस फाइनल, तो एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो E1 यानी EI और EF यानी एक इनिशियल है एक फाइनल है, दोनों एनर्जी निकाल करके, चेंज इन एनर्जी निकाल करके आप अगर चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो E इनिशियल E फाइनल, एनर्जी ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ फाइनल, अगर इनिशियल और फाइनल दोनों को अलग अलग निकाल लीजिएगा, निकाल करके आप चेंज इन एनर्जी निकाल लीजिएगा, चेंज इन एनर्जी निकाल करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो डेल E अपॉन H कर दीजिएगा, क्योंकि E इक्वल टू H नहीं होता है। इस तरीके से आप आसानी से इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस फार्मूले को आप सभी को हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है। हर बार आप उठा के देख लीजिएगा, CUT PG का पेपर चाहे RTGM का देख लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो हमारा इतना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज में हमारा जैसे है दे ब्रोगली वेवलेंथ, तो दे ब्रोगली वेवलेंथ भी हमारा उसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि लैम्डा अगर आपको पता चला तो उससे आपका हो सकता है वेलोसिटी या मास भी वहाँ पे दिया रहे, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लैम्डा तो आप निकाल लिए हैं, लैम्डा तो आप निकाल लिए हैं, हो सकता है आपको लैम्डा दे दिया जाए और वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके मास भी दिया रहे और वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ पे दे ब्रोगली वेवलेंथ का भी आप इक्वेशन से याद रखेंगे। इसे हम लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P भी बोलते हैं, और ये m इंटू वेलोसिटी है, यानी मास इंटू वेलोसिटी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया आपके एग्जाम में। तो डेल एक्स क्या है हमारा, डेल एक्स पोजीशन है, डेल एक्स हमारा क्या है, पोजीशन है, पोजीशन है। और डेल पी क्या है हमारा, डेल पी हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम। और ये चपान 4 पाई के इक्वल होता है, ये चपान 4 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, एक क्वांटाइजेशन फैक्टर है, तो यहाँ पे हमारा ये चपान 4 पाई के इक्वल होता है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में आप सभी के लिए क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर्स भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे IITJM हो चाहे CUT PG हो, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को L से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से, और स्पिन क्वांटम नंबर को ms से। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, यानी कि हमेशा पॉसिबल वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक हमारा देखने को मिलता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, L के लिए पॉसिबल वैल्यू जब भी क्वेश्चंस में आता है हमेशा पूछता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L निकालिए, तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा 0 to n-1 वाला फार्मूला लगा करके, यानी 0 भी इंक्लूड रहेगा, n-1 करेंगे। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 4 दे दिया गया तो L की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, n-1 कर देंगे, 4-1 यानी 3 आया, तो 0 1 2 3 ये हमारी L की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। और ये हमारा इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा साइज को डिफाइन करता है,
या एनर्जी लेवल को बताता है, या तो हमारा अगर मैं बात करूँ इसके साथ साथ जो हमारा यल है वो हमारा ऑर्बिटल या शेप को बताता है, शेप को बताता है, ऑर्बिटल के शेप को बताता है, और ये हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमारा प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूँ तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है बेसिकली -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ पे लिखिएगा इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो इंक्लूड रहता है। जैसे अगर हमारे पास L की वैल्यू अगर 1 दी है तो M की वैल्यू हमारी क्या होगी, ML की वैल्यू -1 0 + 1 इस तरीके से होती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्वांटम नंबर को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये टेबल अगर आपको याद रहेगा, आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है, बस केवल फार्मूले मिस होते हैं, आप सबसे फार्मूले याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इस टेबल को आप सबके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप सब आसानी से इसको कर सकें। चलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका बाद में अगर आपका मन करेगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आसानी से आपके पास रहेगा तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप सबके लिए हम इतना भी कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको करके आएँ। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप से, अब आते हैं पीरियोडिसिटी। तो हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उतने ही फॉर्मूले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, इसमें हम आते हैं इस चैप्टर पे जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है डायगोनल रिलेशनशिप से। तो डायगोनल रिलेशनशिप में हमारा हमेशा इस तरीके से बताते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम की साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है, और बोरान और सिलिकॉन की साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक पोटेंशियल और चार्ज एंड रेडियस, यानी इनका ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। दे शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं। ठीक है, तो इनके आयनिक पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन रेशियस। तो यानी यहाँ पे मैं बात करूँ तो इनका जो सिमिलर साइज होता है, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो साइज होती है वो भी सिमिलर होती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप हमारा जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है, अगर उसमें भी कंपेयर करने के लिए आ जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए भी हम आप सभी के लिए टेबल लेकर के आए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शनल वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वही एग्जाम में ज़्यादातर फोकस करता है। जहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है वही एग्जाम में दे देता है और वहीं हम गलती कर जाते हैं। तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, उन चीज़ों को फोकस करिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके साथ साथ आप जनरली जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसके बारे में भी देख लीजिए। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है हमारा हाइड्रोजन वाली फैमिली है, उसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 होता है। सेकंड ग्रुप के लिए हमारा NS2 होता है। थर्ड ग्रुप के लिए हमारा NS2 NP1 होता है, यानी ये पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, यानी ये बोरान फैमिली के लिए है, ये कार्बन फैमिली के लिए है, ये नाइट्रोजन फैमिली के लिए है, ये फास्फोरस फैमिली के लिए है, ये हमारे ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ये हमारा ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन फैमिली के लिए। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी बस केवल n की वैल्यू चेंज होगी ग्रुप में, बाकी सब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप विद इन सेकंड किसी से अगर कोई आपसे पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन फैमिली में, तो आप देखिए इसके नाइट्रोजन फैमिली में देख रहे हैं आप 50, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आसानी से आप डिफाइन कर पाए। ठीक है, इस तरीके से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी को विद इन सेकंड माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली NH2 NP4, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन NH2 NP4, यानी 2 और 4 6, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ पीरियोडिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए। आपके CUT में भी पूछा गया, IIT में भी पूछा गया है। तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू Z इंटू Z माइनस सिग्मा, सिग्मा या यहाँ पे यस लिखा जाता है या तो सिग्मा भी लिखते हैं। तो सिग्मा जो होता है हमारा शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, या हमारा यस जिस भी फॉर्म में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सिग्मा है वो हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन कर रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस हम जब भी निकालते हैं तो हमेशा हम क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ पे रेडियस अगर किसी का लार्जर है तो यानी वहाँ पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा लेस है। तो रेडियस और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज छोटा होगा। इसीलिए कहा जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में हमारा एटम की साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करता है। तो डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, यानी साइज हमारा जो है डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। यानी हमारा यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। अगर यहाँ पे एक पहला बात ये बताया गया है डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, रेडियस जो होता है
एक क्रॉस से पीरियड हमारा डिक्रीज करता है, जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करता है। बट ग्रुप में बात करें तो साइज ऑफ एटम हमारा इंक्रीज करता है ड्यू टू हमारा जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा वहाँ पे डिक्रीज करता है। तो इस रिलेशन से यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो यानी साइज हमारा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ड्यू टू जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में हमारा डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारा जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट हमारा इंक्रीज करेगा, जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो पीरियोडिक टेबल में हमारा साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। तो साइज अगर छोटी है तो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में वहां पे टफ होगा, तो उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस कंसेप्ट से यहाँ पे ये बताया गया है। अगर टॉप टू बॉटम करें तो साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पे कम है, जिसकी वजह से अगर साइज बड़ी है एटम की तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी सेम वही कंसेप्ट, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं कि जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टेटमेंट के लिए आप लोग इसको फोकस करिएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, अगर किसी पे जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है किसी का एटम का, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, यानी उस केस में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा, क्योंकि अब उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस की अगर जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है किसी एटम का, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा बाइंड करेगा, उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए लिखा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलिए अगर वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो उस समय उसकी निगेटिव वैल्यू होगी, और निगेटिव वैल्यू होगी तो उस समय हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टेबल पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ रेडियस से भी क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में हमारा यहाँ पे दो सिमिलर एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कोवेलेंट रेडियस कहलाता है, जैसा कि फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एटम हैं तो उसके केस में हमारा ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम क्या निकालने के लिए, कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे हमारा ये चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिख लेंगे, और यहाँ पे हम इससे बाइंड, यहाँ पे रेडियस ऑफ ए यानी एटम ए और एटम बी का हमारा रेडियस दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, फिर वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पे निकालनी है दोनों के बीच में जो कोवेलेंट रेडियस है एक्चुअल में उतना कितना आएगा। तो यहाँ पे आप इसका बॉन्डिंग एक्चुअल में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मेटेलिक रेडियस निकालने के लिए आपके पास सीधा सीधा ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप मेटेलिक रेडियस निकाल सकते हैं। मेटेलिक रेडियस में ध्यान से देखिएगा, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, और यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हैं। कोवेलेंट रेडियस में दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हैं, बट इसमें एक दूसरे के टच कर रहे हैं, तो यानी इसमें रेडियस ऑलरेडी ज़्यादा होगा, इसमें हमारा रेडियस कम होगा क्योंकि दोनों ओवरलैप कर गए हैं। और इस केस में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस आता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में वान डेर वाल्स रेडियस हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए इनका जो रेडियस का ऑर्डर होता है, तो वान डेर वाल्स रेडियस हमारा सबसे कम, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में इसका वान डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर मेटेलिक रेडियस में दोनों एटम आपस में टच करते हैं, बट कोवेलेंट रेडियस में दोनों आपस में एक के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो वहाँ पे रेडियस कम हो जाता है। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस पर भी फोकस करिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टेबल पे। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस में कहाँ पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, जनरली एग्जाम में कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, जैसे इस वाले ग्रुप में बात करें तो हमारा सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में हमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ये देखने को मिलता है, सबसे बड़ी साइज लिथियम की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरान की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की। कहते हैं लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है साइज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, तो सही बात है, बट यहाँ पे नियान की साइज इंक्रीज कर जाती है। पहला एक्सेप्शन इस पे आपको फोकस करना है, नियान की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इस बात को याद रखिएगा, फ्लोरीन से बड़ी साइज होती है नियान की। ठीक है, व्हेन जेड डिफेक्टिव इंक्रीजेज इन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है।
ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ ऑर्डर ऑफ रेडियस इन द 3D सीरीज में, 3D सीरीज का भी ऑर्डर आप सभी से पूछा जाता है, किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी साइज छोटी होगी। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो यहाँ तक हमारी साइज बढ़ जाती है, बट बड़ी होती है। स्कैंडियम की साइज बड़ी, फिर टाइटेनियम की बड़ी, फिर वैनेडियम की बड़ी, फिर क्रोमियम की, यानी लेफ्ट टू राइट हमारा साइज डिक्रीज कर रहा है, बात सही है। बट क्रोमियम से बड़ी साइज मैग्नीज की होती है। इस बात को यहाँ पे फोकस करें, इस बात को यहाँ पे फोकस करें कि क्रोमियम की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू मैग्नीज। यहाँ पे देखें तो मैग्नीज की साइज बड़ी है, और आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसलिए इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा गया क्योंकि इनकी साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर है। बट उसके बाद यहाँ पे कॉपर और जिंक की साइज में हमें इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ग्राफ देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलता है। यानी स्कैंडियम, स्कैंडियम यहाँ पे, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे मैग्नीज भी आ जाता है। यहीं पे हमारा मैग्नीज आ जाता है, और फिर ये हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ हम ग्राफ समझ सकते हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो हम सीधा सीधा समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे सीधा सीधा समझते हैं, मैग्नीज को निकाल देते हैं, बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल की अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर साइज, और कॉपर, जिंक की साइज कुछ इस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम ग्राफ के भी बिहाफ पे थोड़ा समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इन ए ग्रुप, क्या देखने को मिलता है, नंबर ऑफ ए सेल इंक्रीज, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, इसलिए टॉप टू बॉटम हमारा साइज का ऑर्डर ये देखने को मिलता है। तो सीजियम की सबसे बड़ी साइज, रुबिडियम की साइज सबसे उसके कंपेयर में छोटी होगी, तो साइज का ऑर्डर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर मैं बात कहूँ एक्सेप्शन वाली बातें, तो ये तो सिमिलर रेडियस था, तो टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, तो साइज तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है उस केस में। अगर मैं इस केस में बात करूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिला 4D सीरीज और 5D सीरीज की जो साइज होती है अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है, इसीलिए बोला जाता है जर्कोनियम एंड हाफनियम हैविंग अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर साइज। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है जर्कोनियम और हाफनियम की साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है। ये आपके IIT JEM में भी पूछा गया है, CUT PG में भी पूछा गया है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हमारा 3D सीरीज और 4D सीरीज की साइज जो होती है अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होती है। अब केवल इसमें जर्कोनियम और हाफनियम ही नहीं, हमारे पास जिससे नियोबियम है, मॉलिब्डेनम है, अगर उनके कंपेयर में बात करें, यानी 3D और 4D सीरीज एलिमेंट उनकी साइज सेम है। इस बात को याद रखिएगा, 3D और 4D की साइज सेम होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस। रीजन क्या है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस। ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि आप सभी को केवल फार्मूले से मतलब है, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, हम कम टाइम में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग कहेंगे तो हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियोज में अगर आप सब कहेंगे तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शन के केस में, पी ब्लॉक में क्या देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है एज कम्पेयर टू गैलियम। इस बात को भी याद रखिएगा, पी ब्लॉक में ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है एज कम्पेयर टू गैलियम। यानी हमारे पास बोरान, फिर हमारे पास साइज में बात करें तो एल्यूमिनियम की साइज हमारी बड़ी होती है, फिर हमारा गैलियम की साइज छोटी होती है। तो ये आर्डर हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एट्रिबियम और लेंथेनम में, तो नो लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस, इसलिए एट्रिबियम की साइज छोटी होती है एज कम्पेयर टू लेंथेनम। ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि एट्रिबियम और लेंथेनम और यहाँ पे हमारा आता है स्कैंडियम, तो यहाँ से यहाँ पे साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से साइज का ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेंथेनम की साइज बड़ी, फिर एट्रिबियम की, फिर हमारा स्कैंडियम की साइज सबसे छोटी। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही तो बढ़ेगी। ठीक है, ये रूल होता है, ये एक्सेप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, अगर मैं बात करूँ इसके साथ साथ, तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आ रहे हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा या आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है। साइज डिक्रीज करेगी तो यानी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे उसके डी ब्लॉक का, फिर एफ ब्लॉक का और एस ब्लॉक मेटल का, जो कि हमारे मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, बड़े ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये जनरल ट्रेंड है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होगी। आई बात समझ में। पेनिट्रेशन पावर में अगर हम देखें तो एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो ये पेनिट्रेशन पावर आप लोग जानते भी हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट सबसेल का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग का देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पे भी हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे हाफ फिल्ड है, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है। जहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो, जहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, वे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारा स्टेबल है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसलिए हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बेरिलियम और बोरान में, यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिला, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन ये देखने को मिला है। तो ये एक्सेप्शन बहुत मस्ट है, ये वाला टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में देखिए कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखने को मिला, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड और यहाँ पे हाफ फील्ड, यहाँ पे हमारा फुल्ली फील्ड, यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिला। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम और बोरान में देखने को मिला था। तो ये एक्सेप्शनल की केसेस की वजह से दिया गया है, ठीक है। तो लिथियम में हमारा 2s1 होता है, बेरिलियम में हमारा 2s2 होता है। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाया गया है। बस ये बताया गया कि अगर हाफ फील्ड होगा, फुल्ली फील्ड होगा, तो हमारा उस समय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो उस समय उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये चौथा फैक्टर था जिसके भी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में भी जो सेम हमें सेकंड पीरियड में ट्रेंड देखने को मिलता है, वही हमें थर्ड पीरियड में भी देखने को मिलता है, सेम वही ट्रेंड, ठीक है। सेम वही ट्रेंड हमें नीचे भी देखने को मिलता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा इंटरचेंजिंग यहाँ पे सल्फर और फास्फोरस में फिर से देखने को मिला, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे भी देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिला, क्योंकि हमारा एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, बेरिलियम हमारा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, बोरान हमारा हाफ फिल्ड से इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हुआ है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है आयनाइजेशन एनर्जी में। थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडियम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, या तो हम कहते हैं जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से हमारे पास लेड और गैलियम में भी देखने को मिलता है। गैलियम में हमारा डी कंट्रैक्शन हो जाता है, डी कंट्रैक्शन यानी इसके पहले अचानक 10 हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं जो कि जिंक वाले आते हैं, उसकी वजह से ये हमारा गैलियम की साइज छोटी हो जाती है। गैलियम की साइज छोटी तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, उस बिहाफ पे ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो ये सारे एक्सेप्शन हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे एक्सेप्शन हैं। तो इन एक्सेप्शन को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। अगर उसी तरीके से बात करें जर्कोनियम और हाफनियम में, हाफनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जर्कोनियम, और प्लेटिनम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पैलेडियम, और एट्टिवियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेंथेनम, क्योंकि एट्टिवियम की साइज छोटी है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस बात को भी याद रखेंगे। तो 4D सीरीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू 5D सीरीज ड्यू टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे सारा खेला लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस का है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड पीरियड में अगर आप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें का ऑर्डर ये देखने को मिलता है, ठीक है। हमें बेरिलियम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, ना कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड पीरियड की बात नहीं कर रहा है, यानी सेकंड पीरियड के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की ये बात कर रहा है। सेकंड पीरियड के सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, सेकंड आयनाइजेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका दूसरा निकालने की बात कर रहा है। उस केस में ये ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये हमारा हीलियम जैसा हो चुका है। तो हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है पूरे पीरियड टेबल में, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं, ये तो रूल फॉलो करता है। तो उस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो ये हम केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद करके ही चाहिए एग्जाम में, ताकि आपका एग्जाम में सीधा सीधा मतलब है कि आप सब करके आएँ। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो जो भी ये सेशन को देख रहे हैं आप सभी के लिए IIT JAM और CUT PG अगर स्पेशली 2026 को टारगेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ये बैच स्टार्ट होगा 24 मार्च से, और इसमें आप सभी लोगों को फ्लैट 70% ऑफ मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना होगा महादेव, यानी ये मेरा अपना खुद का कूपन कोड है। इस कूपन कोड को अप्लाई करके ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका पूरा जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग कवर कराएंगे, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे साथ एक फैकल्टी हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैम हैं आपकी जो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आप लोग इस बैच में जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि आप लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में
सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे टेस्ट, संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है हमारा, एक दूसरे के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, दोनों में केवल साइन का डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल साइन का डिफरेंट है। यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा निगेटिव होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है दोनों का। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, ये हमें फर्स्ट यानी सेकंड पीरियड में हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जिसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, नियॉन हमारा 2p6 है, ये हमारा 2s2 है, ये हमारा 2p3 है। जो ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वे हमारे सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शो करते हैं। बाकी फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। वही सेम तरीके से यहाँ पे भी हमारा सेम वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। थर्ड पीरियड में भी जो हमारा सेकंड पीरियड में होगा वही हमारा थर्ड पीरियड में भी सेम ट्रेंड फॉलो करता है, क्योंकि बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम आता है और इस तरीके से हमारा यहाँ पे भी हमें ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ इसी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप में क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप में हमें यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीआई टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। ये भी एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल वाली चीज़ों को आपको याद रखनी है। कंसेप्ट वही है, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें देखने को मिलता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास सल्फर के केस में सबसे बड़ा एक्सेप्शन, इसी तरीके से नाइट्रोजन में भी एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे हमारा इसमें ऑक्सीजन का सबसे कम है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, उसी तरीके से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है। इस बात को याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उनके ग्रुप में हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। जब होना क्या चाहिए था, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, बट एंटीमनी का सबसे ज़्यादा, फिर बिस्मथ का, फिर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का। और यहाँ पे तो हमारा अलग ही केस है, सल्फर का सबसे ज़्यादा, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का। तो टॉप टू बॉटम हमारा डिक्रीज करना चाहिए, बट ऑक्सीजन का हमारा सबसे कम, उसी तरीके से नाइट्रोजन का भी सबसे कम होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सिलिकॉन और कार्बन वाले में, तो सिलिकॉन पहले आ जाता है, कार्बन बाद में आता है, तो ये सब एक्सेप्शन है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम गैलियम वाले में भी देखिए, तो ये जो एक्सेप्शनल वाली चीज़ें हैं उनको याद रखना है। बोरान का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सबसे कम है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसको नोट्स में याद कर लीजिए, अच्छे से जाइएगा। चलिए, तो इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप सभी को देखने को मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो मेटालिक प्रॉपर्टीज कम, इसीलिए हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे आप सभी लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज हमारी डिक्रीज करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। और रही बात साइज का, तो साइज का ऑर्डर हमेशा ऐसा देखने को मिलता है, जिसपे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा, जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बात करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए हमारे पास 3 रूल है, एक मोलिकुलर स्केल है, पॉलिंग स्केल है, ऑलरेट रोको स्केल है। 3 स्केल है, इन तीनों स्केल के फॉर्मूले को हमें ध्यान से याद रखना है। पहला हमारा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले में सारा कुछ दिया रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। केवल आपको मोलिकुलर स्केल के थ्रू आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिंग स्केल के थ्रू, पॉलिंग स्केल में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपका बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में दिया है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। अगर बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल में दिया है तो आपको सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है। तो आप इसके थ्रू पॉलिंग स्केल के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस केस में हमारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिया है अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये रेडियस है, रेडियस भी आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, यानी एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उस फॉर्मूले को यूज करके आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और रही बात परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कभी कभी निकालने के लिए आता है, तो हेनरी स्मिथ फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग याद रखेंगे। केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया रहेगा आपको, 2 एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा और इसका भी मेंशन रहेगा, यानी दोनों को लिख करके आप सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा
पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाया गया है, जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर हमारा इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज करती है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए एसपी में हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर दिए गए हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जैसा कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला तो बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये वाला अभी नहीं पूछा गया, ये दोनों नहीं पूछे गए, इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम साइज के बिहाफ पे डिफाइन करते हैं, जिसकी साइज बढ़ जाती है, जैसे HI की साइज बहुत बड़ी, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है, तो H+ आसानी से लाज करेगा, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा, तो इसलिए उसका जो निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज करता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इस बिहाफ पे ये ऑर्डर है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, OH सब में सेम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और इसमें बात करें तो हमारा यहाँ पे सब कुछ सेम है, यानी ऑक्सीजन सब में सेम है, मेटल पे डिफाइन कर रहा है, तो जिस मेटल की साइज छोटी उसकी एसिडिटी ज़्यादा। ठीक है, और इस केस में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे इसकी एसिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसको रीड करिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, तो इसके साथ साथ अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग में बात करूँ, केमिकल बॉन्डिंग में आप सभी को फार्मल चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला दिया गया है। वी हमारा क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जिस भी एटम का हमें निकालना है उसका है, जिस भी एटम का हम निकालना है फार्मल चार्ज, उसके लिए हम वी अप्लाई करते हैं माइनस एन। एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, यानी उसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको, माइनस बी हमारा क्या है, बी हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है इन द बॉन्ड्स में, वो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। हम इस फॉर्मूले को निकाल कर लगा करके फार्मल चार्ज निकाल लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक फार्मल चार्ज निकाल करके दिखाया भी है। और डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आप सभी को फार्मूला पता है डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो म्यू इक्वल टू Q × D ये फार्मूला अप्लाई करके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चार्ज दिया जाता है, डिस्टेंस दिया जाता है, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप कि ये सेशन अगर आप सभी के लिए सफिशिएंट होगा। अगर इसके साथ साथ अगर आप सभी को इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए, या आप लोग चाहते हैं कि सर और ज़्यादा डिटेल में बताइए, तो हम डिटेल में भी बता देंगे। और इसके साथ साथ जो और चैप्टर बच्चे हैं, अगर आप लोगों का फीडबैक अगर अच्छा रहेगा इसको लेकर के, तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के या ब्लॉक के जो भी है हमारे पास सिलेबस में, उन सभी टॉपिक के आपको चाहिए कंटेंट, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अच्छा, अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग चाहिए, अगर आप सभी को लग रहा हो कि सर हमने काफ़ी तेज एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप लोगों का केवल डिमांड ये था कि सर हमें फार्मूले चाहिए, तो फार्मूले को मैंने दिखा भी दिया और उसके एक्सेप्शन वाली चीज़ों को दिखा दिया। तो आप लोग अच्छा कमेंट कर दीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगा हो, और कुछ भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और उसके साथ साथ में एक काम करिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हम आप सभी के डिमांड पे दूसरा वीडियो जरूर लाएंगे, तो आप लोग इतना हमारे लिए जरूर करिएगा, अगर एक अच्छे दोस्त के नाते, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी इसी तरीके से और शानदार वीडियोज आप सभी के लिए बनाते रहें। ओके गाइस, तो आप सभी लोग इन सारी जो चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है उनको अच्छे से एक नोट में बना लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने कम से कम स्लाइड में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ताकि आप सभी का एग्जाम में वहाँ से वेटेज मिल सके और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करके आएँ। ओके गाइस, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।